चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया रहेगा यूनिफॉर्म, और उसमें एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया जाएगा तो उसका मोशन कैसा होगा। जिसमें हम लोगों ने केस 1 एक देखा था पहले, कि केस 1 में हमने बताया था कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो वैसे केस में क्या होता है कि फोर्स इस पे 0 होता है। किस पे? चार्ज पार्टिकल पे। और उस केस में चार्ज पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है। इंटरेस्टिंग था आपका केस 2 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो वैसे केस में पार्टिकल जो है आपका वो सर्कुलर मोशन करने लगता है, मतलब सर्कल में घूमने लगेगा उसी जगह पर, जैसे ऐसे। इसके लिए कंडीशन ये है कि चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये मान लीजिए v है, ठीक है। ये आपका एक तरीके से रेडियस हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस पूरे स्पेस में इनवर्ड है। ये क्रॉस बता करके हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये इनवर्ड है, और ये आपका वो चार्ज है। ठीक है। तो v अगर ऊपर है, b इनवर्ड है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा q v क्रॉस v करोगे तो वो फोर्स ऐसे सेंटर की तरफ लगेगा, एंड दैट इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स इसको पार्टिकल को ऐसे गोल सर्कल में घुमाएगा। तो कुल मिला के याद रखना है कि जब भी वेलोसिटी किसी चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो वो सर्कल में घूमने लगता है। लास्ट क्लास में मैंने फिर बताया था कि सर्कल में घूमने के लिए जो इस पे फोर्स लग रहा है एफ जो है क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज क्यू वी बी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। और ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर है, यहाँ से आपको मिल जाएगा आर इक्वल टू रेडियस इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो एम वी बाई क्यू बी इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये हो गया रेडियस। इसके अलावा हमने निकाला था कि इसको टाइम पीरियड क्या होगा, एक सर्किल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो होता है 2 पाई रेडियस, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इसमें रेडियस की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी रखने से ये आता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये दो फॉर्मूला हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। और फ्रीक्वेंसी अगर पूछे रिवॉल्यूशन की, कभी कभी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन पूछता है, frequency of revolution, तो that f will be equal to 1 by time period। तो जो भी टाइम पीरियड है उसका इनवर्स ले लेंगे। यही सब हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, तो रेडियस होता है एम बी बाई क्यू बी, और रेडियस का ही हमने फिर एक दो फॉर्मेट और भी लिखा था। रेडियस का और फॉर्मूला क्या लिखा था, एक तो लिखा था मोमेंटम बाई क्यू बी भी लिख सकते हो, और मोमेंटम को चाहो तो अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। साथ में काइनेटिक एनर्जी किसी चार्ज पार्टिकल का Q इंटू वी होता है, वेयर V इज द एक्सलरेटिंग वोल्टेज। तो K की जगह QV भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो Q इंटू एक्सलरेटिंग वोल्टेज भी होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब चार्ज किसी पर्टिकुलर वोल्टेज में एक्सलरेट कराकर फेंका जाए। ठीक है। तो सर्कल में घूमता है, याद रखना है, सर्कल में घूमते समय इसका स्पीड कांस्टेंट होता है। हो गया सर। और डायरेक्शन चेंज होता रहता है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या काइनेटिक एनर्जी इसका कांस्टेंट होगा चार्ज का? बताओ। चार्ज पार्टिकल का स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या इसका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है? नहीं सर। क्यों नहीं है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाफ एम जी सर। एक बार 2 mg क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर में बोला जा रहा है स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं है इसका? है सर। तो नहीं कैसे है होगा? सर। कांस्टेंट होगा होगा। सर। भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास थोड़े चेंज हो जाएगा चलते चलते।
ठीक है। वेलोसिटी लेकिन कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट स्पीड इज कांस्टेंट, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। इतना छोटा छोटा चीज में अटकोगे यार। ठीक है। अच्छा, ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, किसी भी पॉइंट पे चार्ज को थ्रो किया जाए तो वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा चार्ज की वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह किधर है। जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज की वेलोसिटी ऐसे दी गई, भी ऐसे है, और ये चार्ज पॉजिटिव है, और इस पूरे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। एक जगह दिखा देते हैं बस, इनवर्ड। तो भी इधर है, क्यू यहाँ है। बताओ ये जो चार्ज होगा ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, कि बोर्ड के बाहर आ जाएगा कि बोर्ड के अंदर जाएगा? फोर्स किधर लगेगा इस पे? ऊपर की तरफ सर। भी इधर है, भी अंदर है, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो ये डिफ्लेक्ट भी होके ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस पे देखो, फोर्स अगर ऐसे लगेगा तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। तो फोर्स अगर इधर लग रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ डेविएट होगा, तो डेविएट होकर के इस तरह से सर्कल बनाएगा, ये इस तरह से सर्कल बनाएगा। आना तो यहीं पे है इसको, और फिर यही पाथ कंटिन्यू करेगा। पॉजिटिव चार्ज था, अगर मैंने इसकी जगह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू दे दिया, वही वेलोसिटी है सेम, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब इस पर जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा? डाउनवर्ड। अब इस डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो करना तो इसको सर्कुलर मोशन है, फोर्स डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये ऊपर मुड़ने के बजाय ऐसे नीचे मुड़ जाएगा, और नीचे मुड़ करके तब ऐसे ये सर्कल कंप्लीट करेगा। समझ में आया? फिर इसी में ऐसे ऐसा घूमता रहेगा, इसका सेंटर इधर बन रहा है, इसका सेंटर इधर बन रहा है। तो जब भी किसी परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स भी कहते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को थ्रो करोगे तो वो गोल गोल सर्किल में घूमने लगेगा। ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, ऐसा नहीं कि यहाँ क्रॉस दिखाया तो यहाँ है, ये पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे सवाल होते हैं जिसमें कह देगा कि रेडियस कंपेयर करो, कुछ पार्टिकल दे देगा, कुछ आयंस दे देगा, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ऑक्सीजन प्लस प्लस। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल है उनका रेडियस कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा कि उनको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली थ्रो किया, तो सबका रेडियस सेम थोड़े होगा। तो सबका कभी बोलेगा काइनेटिक एनर्जी सेम है, या मोमेंटम सेम है, या स्पीड सेम है। तो उस रेडियस को कंपेयर करने के लिए आपको सबका चार्ज और मास का आइडिया रहना चाहिए। ठीक है। तो एक हम लोग टेबल टाइप का बना लेंगे, चार्ज एंड मास ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। जो क्वेश्चंस में जनरली पार्टिकल्स दिए रहते हैं उनका चार्ज और मास। इधर हम लोग चार्ज लिख लेंगे का नाम, और इधर में चार्ज और मास लिख लेंगे। ये आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में बहुत काम आएगा। जैसे इधर चार्ज पार्टिकल मैंने रख लिया, उसका कितना मास होता है और कितना चार्ज होता है ये यहाँ लिखेंगे। चार्ज पार्टिकल में सबसे कॉमन आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास अगर हम स्मॉल m और चार्ज लिखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, प्लस e। ठीक है। तो प्रोटॉन के बाद एक होता है ड्यूट्रॉन, और इसमें सॉरी ड्यूट्रॉन में जो होता है ना 1h2 होता है। ये एक्चुअली दो प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसमें हाइड्रोजन आयन अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग होता है। इसका मास 2m होता है और e होता है चार्ज। ठीक है। इसका मास 2m इसलिए होता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और बाहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था उसको हटा दिया गया है। ठीक है। तो ड्यूट्रॉन का ये हुआ। फिर एक अल्फा पार्टिकल बहुत सुना होगा। अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो 4 प्रोटॉन के बराबर होता है, और चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का 2+ आयन होता है। तो हीलियम का अगर स्ट्रक्चर जानना चाहो तो हीलियम के अंदर क्या क्या होता है, तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना। हीलियम में इसमें 2 प्रोटॉन होता है
प्लस 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, और बाहर में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको इसने छोड़ दिया है। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये क्या बन गया, He2 प्लस आयन। इसी He2 प्लस आयन को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो जब इस तरह के चार्ज पार्टिकल दे करके इनका अगर आपको बोले कि रेडियस कंपेयर करो, तो सबका मास और चार्ज का आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा और कोई पार्टिकल दे दे, जैसे बोल दे ऑक्सीजन 2 प्लस, ये भी एक आयन है, तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है जी, कितना होता है मास नंबर? 16 सर। तो इसमें 16 m हो जाएगा मास, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, और 2 प्लस का मतलब है कि इसका चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, हम लोगों ने जो अभी जस्ट थ्योरी पढ़ा ना, उसी के ऊपर ये एग्जांपल है। ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर थ्रोन। एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन, एक को ड्यूट्रॉन लिख देते हैं डी, और एक है अल्फा पार्टिकल। थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है, के इक्वल है। इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ। इसका मतलब क्या है कि सब तो गोल गोल घूमेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि भाई वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमने लगता है। लेकिन क्या सबका सर्कल एक बराबर होगा? हो सकता है किसी का बड़ा हो, किसी का छोटा हो। तो वही पूछ रहा है कि ये जो तीनों चार्ज पार्टिकल हैं, तीनों का अलग अलग चार्ज और मास है, बस उनका क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, और सबको सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया। तो तीनों के क्या निकालना है, रेडियाई का रेशियो। तो रेडियस का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब रेडियस का फॉर्मूला हम लोग वो वाला लिखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हो। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये वाला फॉर्मूला था ना, √2mk अपॉन QB। ठीक है, यही था। कहोगे ये क्यों नहीं लिखे सर mv/qb? ये भी ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, लेकिन इस सवाल में क्या बोला है, तीनों का क्या सेम है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी बोला है। तो इक्वल काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमने ये फॉर्मूला लिया, ताकि जब तीनों का रेशियो निकाले तो सब में काइनेटिक एनर्जी सेम होगा और वो कट जाएगा। तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है हमको, इसकी जरूरत है। तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी तीनों के लिए सेम है, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है। तो आप लिख सकते हैं कि दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m अपॉन Q, क्योंकि K और B तो सबका सेम है ना। तो अगर हमें रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ किसका पूछा है, अल्फा पार्टिकल का रेशियो पूछे, तो प्रोटॉन का मास m लिखेंगे और चार्ज कितना होता है E। रेशियो में ड्यूट्रॉन का मास होता है 2m, ड्यूट्रॉन 1h2 होता है तो 2m, और ड्यूट्रॉन का चार्ज होता है E, सेम लिखेंगे। और अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m, तो √4m, और चार्ज होता है 2v। समझ में आया? K और B तो हट चुका था, अब इसको आराम से हम लोग कैंसिल कर लेंगे। देखो √m/e सबसे कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, √4 2 होता है ना, 2 2 कट गया, तो यहाँ भी 1 बचेगा। ये तीनों का रेशियो हो गया, प्रोटॉन इज टू ड्यूट्रॉन इज टू अल्फा, 1 इज टू √2 इज टू 1। तो दो लोगों का 1 1 आया ना, प्रोटॉन और अल्फा का। इसका मतलब प्रोटॉन और अल्फा का रेडियस जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन ड्यूट्रॉन का रेडियस अलग है। तो हमसे ये सवाल पूछा गया था, ये हमारा आंसर हुआ तीनों के रेडियस का रेशियो। कभी कभी सिर्फ 2 ही चार्ज का पूछता है कि प्रोटॉन और अल्फा का निकालो, या प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का, तो भी ऐसे ही निकलेगा। तो ये क्लियर हुआ क्या किया है? बस आपको सबका चार्ज और मास याद रखना है। प्रोटॉन का मास अगर m है तो ड्यूट्रॉन का उसका डबल होता है, और अल्फा पार्टिकल का 4 गुना होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का डबली चार्ज हीलियम। इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन है प्लस 2 न्यूट्रॉन है। तो
तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो इसका मास 4m के बराबर होगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन जिसको लिख रहा है ना, वो असल में 1h2 होता है, इसका आयन होता है। तो 1h2 का मतलब होता है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है प्लस एक न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास इक्वल होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका मास 2m के बराबर होगा, ठीक है। बाकी चार्ज तो ऐसे ही पता चल जाता है। A proton, a neutron, and alpha particle are thrown in uniform magnetic field after being accelerated under a common potential difference, ठीक है, in a direction perpendicular to the field। इसको पहले ही लिख देते हैं। देखो, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, सेम वही सेम डाटा है। आर थ्रोन इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इसका मतलब चार्ज की वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सब के सब सर्कल बनाएंगे। लेकिन उनका क्या सेम है? आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड अंडर ए कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया है, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेट होने के बाद Q इंटू वी होती है। तो सबका ये जो V है ना, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ये सेम है। तो रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ, तो इस केस में रेशियो के लिए हम लोग जो रेडियस का फॉर्मूला लेंगे वो Q इंटू वी वाला लेंगे। ये था ना √2mk, k की जगह लिख सकते हैं Q इंटू वी और डिवाइडेड बाई QB। ये फॉर्मूला लेने के पीछे लॉजिक क्या है? क्यों? क्योंकि इस बार क्वेश्चन में एक्सेलरेटेड अंदर एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, तो हमारा जो V है ना वो सबका सेम है, तो इस रेशियो में V सबके कट जाएगा, ठीक है। तो V सबका सेम है तो वो कट जाएगा। बाकी B भी सबके लिए सेम है क्योंकि सबको सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया है। तो अगर इसमें देखा जाए तो V सेम है, हटा दो तो बचेगा कितना ऊपर में √m(q) और नीचे में क्या बचेगा Q। एक Q यहाँ से कट सकता है ना, तो ये बचेगा √m/q। नहीं होगा, इसको रूट के अंदर ले जाओगे तो Q² होगा, एक Q कट जाएगा आपका, तो √m/q। तो ये हो गया आपका रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बाई Q। अब तीनों का रेडियस का रेशियो निकाल लो, तो ये हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन के लिए m/q क्या लिखेंगे? अब तो कर लोगे, खुद से करो। सर अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं लेते तो आता सर, यही आंसर आता। ये वाला फॉर्मूला नहीं लेते तो सॉल्व ही नहीं हो पाता। कैसे लेते? कौन सा फॉर्मूला लेते बताओ? रेडियस का कौन सा फॉर्मूलेशन? सर √2mk/qb। हाँ ठीक है, करो, √2mk/q भी करोगे तो सर इसमें ये तो सेम नहीं है ना, p/qb। तो ये बच जाएगा। डी केवल सबके लिए सेम है ना, के सबका सेम थोड़े है, तो ये बच जाएगा। अब जब रेशियो लेने जाओगे तो सब पे काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो लेना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी तो दिया नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो ये होता है Q इंटू वी। तो फाइनली फिर के लिखोगे ना Q इंटू वी, तो घूम के तो इसी फॉर्मूले पे आओगे। जो चीज सेम दिया है रेशियो में, वो चीज कटने के लिए फॉर्मूला भी तो वही वाला लेंगे। ये फॉर्मूला ले भी लोगे तो फिर देख रहा हूँ ना, √mk/q आ गया, तो रेशियो जब लोगे तो सब में K1 K2 K3 आएगा। अब वो K1 K2 K3 थोड़े काट दोगे, फिर K को फाइनली घूम करके यही लिखोगे Q इंटू V, तो जाके सबका V कटेगा और Q सबका अलग अलग है, Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो चीज सेम दिया है फॉर्मूला हम उसी के टर्म वाला लिखेंगे, नहीं तो रेडियस का हमारे पास तो 3-4 फॉर्मूला है, ठीक है। mv/qb वाला भी तो है, वो क्यों नहीं लगा देते हैं? क्योंकि ये भी लगा देंगे तो फंस जाएंगे, सिर्फ b सेम है तो रेशियो आ जाएगा mv/q। अब m और q सबका पता है, सबका v तो पता ही नहीं है, वेलोसिटी। क्वेश्चन में तो वेलोसिटी के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं है, खाली कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस दिया है।
इसलिए ये भी नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सोचना होता है कि रेशियो निकालना है तो भाई कटना चाहिए ना सब में कुछ कॉमन चीज, क्योंकि इन सारे पार्टिकल्स का हमको मास और चार्ज पता होता है, और साथ में क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज दे दिया है कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें ये एक्सलरेट हुए हैं वो कॉमन है। क्या क्लियर हुआ? यस सर। क्या आ रहा है इसमें? प्रोटॉन का हो जाएगा m/e होता है ना, और न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा 2m/e, ऐसा होगा। और अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m, चार्ज होता है 2e। केमिस्ट्री में तो ये सब पढ़ा होगा सब, me कट गया, ये क्या बच गया 1, ये क्या बच गया √2, और यहाँ क्या बचेगा 4/2, 2, तो √2, 1:√2:√2 है। इसका मतलब न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इन दोनों का रेडियस सेम है और प्रोटॉन का अलग है। हो गया नोट? यस सर। अब देखो इस पे इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे केस होते हैं। जैसे दे दिया जाए कि ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, एक ही जगह दिखा दिया, यूनिफॉर्म है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पूरे स्पेस में इनवर्ड। यहाँ पर हमने एक चार्ज पार्टिकल को x एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से थ्रो किया। अब ये सीधा तो नहीं चल पाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा जिसके वजह से ये सर्कल में घूमेगा। तो आपको क्या करना है कि इसका पाथ ड्रॉ करना है कि इसका पाथ कैसा होगा, और उसके बाद निकालना है कि फाइंड y कोऑर्डिनेट of particle when it crosses y axis। y एक्सिस को जब ये क्रॉस करेगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऑल्सो फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस y एक्सिस। y एक्सिस को क्रॉस करते, y एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा ना वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो इसका पाथ आप देखिए कि किधर ये मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा कि नीचे मुड़ेगा, फोर्स किधर लग रहा है इस पे? ऊपर में सर। हाँ, फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका मतलब फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ इशारा करता है, इसका मतलब सेंटर इसका इधर ही कहीं है, तो ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा, तो ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, जो इसका सर्कुलर पाथ इस तरह का कुछ होगा, इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, तो ये इसका सर्कुलर पाथ होगा और इसमें ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ के ऐसे जाएगा। तो देखो सर्कुलर पाथ में इस पॉइंट को y एक्सिस को यहाँ कट करेगा कि नहीं वापस, और फिर आके फिर यहीं आएगा और ऐसे गोल गोल घूमेगा। इसकी खासियत क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका स्पीड है वो चेंज नहीं होता है। एक y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस y एक्सिस, आल्सो फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस y एक्सिस। ठीक है, तो आपको जो पता करना है ये y कोऑर्डिनेट, तो ये y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो जहां से पार करेगा कितना होगा। अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो। चार्ज दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, v दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड b दिया हुआ है, तो आंसर इन्हीं सब में होना चाहिए। नहीं बता सकते हो? अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी रेडियस के बराबर होना है, ये भी रेडियस r है, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 2r के बराबर होगा,
यहाँ से 2r ऊपर डायमीटर हो गया ना ये, और r कितना होता है, तो क्वेश्चन में v दिया ही है, तो 2mv अपॉन qb। ठीक है। रही बात टाइम टेकन की, कितना टाइम लगेगा, तो सर्किल बनाने में जितना टाइम लगता है उतना लगेगा कि उसका आधा लगेगा? कितना लगेगा? आधा आधा लगेगा। सर। तो टाइम पीरियड जो होता है ना उसका आधा ले लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना था, थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे ना, 2πm अपॉन क्यूबी, ये होता है। तो 2 काट दो, आ गया आपको टाइम पीरियड πm/क्यूबी। तो इतने देर के बाद ये क्रॉस करेगा, समझे। यहां से बोला जाए कि पार्टिकल दोबारा ओरिजिन पे कितने देर के बाद आएगा, तो क्या आंसर बताओगे? 2πm अपॉन 2πm क्यूबी। अपॉन क्यूबी, है ना। इस पे आपको पार्टिकल वापस आ जाएगा कहाँ पे, ओरिजिन पे, एक टाइम। हाँ। इसके अलावा किसी और टी टाइम में पूछे तो जैसे हो सकता है कि पार्टिकल जो चल रहा है थोड़ी देर के बाद यहाँ भी होगा, है। पार्टिकल घूम रहा है तो थोड़ी देर में हो सकता है कि थीटा एंगल घूम करके यहाँ भी पहुंचेगा, यहाँ पर भी इसकी स्पीड वही रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऐसे। तो कितने देर में कितना एंगल मुड़ जाएगा, ये अगर निकालना है तो ये बहुत आसानी से निकाल सकते हो। थीटा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख दो। ओमेगा कितना होता है, v/r, या 2π/t भी लिख सकते हो ओमेगा को, 2π/t इंटू टी। और टाइम पीरियड आपको पता ही है कितना होता है, 2πm अपॉन क्यूबी। तो यहाँ पे 2πm अपॉन क्यूबी लिखोगे तो क्यूबी ऊपर चला जाएगा और नीचे में 2πm आएगा, तो 2π कट गया। तो ये आपका बता रहा है क्यूबी/m असल में एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा इंटू टी से आपको ये पता चल गया कि टी टाइम में ये कितना मुड़ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में भी पूछता है कि पार्टिकल को थ्रो कर दिया, बताओ 1 सेकंड में पार्टिकल कितना डेविएट हो गया, कितना मुड़ गया, तो ओमेगा इंटू टी मुड़ गया। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में आधा टाइम पीरियड लगा है ना, यहाँ से यहाँ तो कम ही टाइम लगा होगा, वो टाइम दे देगा क्वेश्चन। हो सकता है बोल दे कि इसका टाइम पीरियड है 10 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकेंड लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में 5 का भी आधा 2.5 सेकेंड लगेगा, और यहाँ से यहाँ जाने में हो सकता है 1.5 या 2 सेकेंड लगेगा, समझे। तो किसी भी टी टाइम में पूछे, ये सर्कुलर मोशन हो गया, तो जो भी सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सब इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। नोट कर लो। सपोज ये एक बाउंड्री जैसा है और इस बाउंड्री के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है, और इधर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जीरो है। हमने एक चार्ज को, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस चार्ज को v स्पीड से यहाँ थ्रो किया। इस चार्ज के बारे में दिया है कि q और m दिया हुआ है, और ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इधर नहीं है। तो चार्ज जो है नीचे से जाएगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा कि नीचे की तरफ मुड़ेगा, ऊपर। ऊपर मुड़ेगा, क्योंकि ये वाला सवाल जैसा ही है। ऊपर मुड़ करके जब ये आधा सर्किल बना करके निकलेगा, तो उसके बाद इसमें भी ऐसे आधा सर्किल बना के निकलेगा, ऐसे शायद ऐसे ऐसे करके निकलेगा ना ऐसे। उसके बाद ये घूम के वापस आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। घूम के वापस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, b0 है। तो ये आधा सर्किल बनाने के बाद जब यहाँ से निकलेगा तो निकलने के बाद ये सीधा भाग जाएगा कि नहीं, सीधा भाग जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो सोन सिचुएशन है इसमें लिखा हुआ है एग्जांपल में, चार्ज इज थ्रोन परपेंडिकुलरली टू in an uniform magnetic field as shown। उसके बाद बोला है फाइंड, ये में बोला है फाइंड, ये में रेडियस ऑफ
सर्कुलर पाथ, ठीक है। फिर निकालना है ए के बाद बी में डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद सी में निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और फिर डी में निकालना है टाइम स्पेंड। क्वेश्चन लिख लो, कितना समय अंदर में टाइम स्पेंड किया ये निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, चार्ज इज थ्रोन परपेंडिकुलरली in an uniform magnetic field as shown. Find radius of circular path। ये जो सेमी सर्कल बनाया इसका रेडियस क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, कितना डिस्टेंस कवर किया, और कितना समय इसने इसमें व्यतीत किया, कितना टाइम स्पेंड किया। सबको एक एक करके धीरे धीरे डील करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इसका पाथ समझ लेना है कि भाई ऐसे थ्रो किया तो सीधे क्यों नहीं गया सर, आप उसको ऐसे मोड़ के कैसे बना दिया, आपको कैसे पता चल गया ऊपर चला गया। तो वो ऐसे पता चल गया कि जब ये V इधर है और B अंदर है तो QV क्रॉस B इस पे जो फोर्स आएगा वो अपवर्ड आएगा, ठीक है। फोर्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो B के और V में अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कल बनाता है, और फोर्स सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब इसको सर्कल बना के ऐसे निकलना है। फिर यहाँ के बाद ये वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि B यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो इस पे फोर्स लग रहा था, यहाँ पे भी देखो इस पे फोर्स तो लग ही रहा है अंदर की तरफ, यहाँ पे भी था तो फोर्स तो लग ही रहा था अंदर की तरफ, लग रहा था ना। और वेलोसिटी किधर था, यहाँ पे ऐसे था। लेकिन एक बार ये यहाँ से निकल जाएगा उसके बाद ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा, समझे। तो ये फोर्स लगना जब बंद हो गया तो फिर अब का सर्किल में घूमेगा, अब तो निकल के ऐसे सीधे भाग जाएगा, ये ऐसे सीधे चला जाएगा ऐसे, समझे। तो जितना देर रहा इतने देर में ये जो सर्कल बनाया है पाथ, ये एक तरीके से समझिए तो ये सेमी सर्कल का आधा पाथ है, एक तरीके से कितना है 50% है, ये ना इतना पाथ है, इतना ही देर घुमा है। यहाँ से ऐसे इन हुआ है और यहाँ से ऐसे आउट होकर के और भाग गया है। ये वाला पाथ इसने नहीं बनाया, तो क्या इसका रेडियस कितना होगा, जितना पूरे सर्किल का होता है वो लिखेंगे कि उसका आधा कर दें। नहीं सर वही रहेगा सर। रेडियस तो वही रहेगा। तो पहला पार्ट का आंसर आ जाएगा। रेडियस क्या लिखोगे, m दिया है md बाई qb लिखेंगे। तो ए पार्ट आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड md बाई qb। बी पार्ट आपको समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चल के यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का मतलब डायमीटर हो गया 2r सर। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। r की जगह ये लिख सकते हो 2mv बाई qb। इसी तरह से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस क्या होता है 2 पाई r 2 पाई आर।2 पाई हाफ होगा। पाई आर की 2 पाई आर, पाई आर होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल बनाया ना, तो सेमी सर्कल का लंबाई कितना होता है पाई आर होता है। और सी के बाद डी में पूछा है टाइम स्पेंड, कितना समय बिताया, कितना टाइम लगा होगा। तो ये कैसे बताएं, हाफ ऑफ टाइम पीरियड सर। हाफ ऑफ टाइम पीरियड, वेरी गुड। और हाफ ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा पाई एम अपॉन क्यूबी, समझ में आया। उसके बाद ये घूम के नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद तो ये सीधे भाग गया तो भागता चला जाएगा, लौट के नहीं आने वाला, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। देन चार्ज विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। नोट करो। रेडियस समझ में आया कि सेम होगा, यस सर। साथ में ये फुल सर्किल नहीं बनाएगा। पिछले केस में सेमी सर्कल बनाया था, इस बार क्या कर रहा है, ये सर्कुलर एक आर्क बना के निकल रहा है। तो जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है वो डायग्राम देख के ही लग रहा है
कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये r है तो ये हो जाएगा r साइन थीटा, ये भी हो जाएगा r साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा। समझे कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखो सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है 2 थीटा ना, तो पूरा सरकमफरेंस जो 2 पाई आर होता है उस समय सेंटर पे एंगल बनता है 2 पाई, तो अगर एंगल 2 थीटा बन रहा है तो ये हो जाएगा आर्क का लेंथ 2 थीटा। ये पढ़ा होगा ना कि अगर एंगल थीटा है, रेडियस आर है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आर थीटा, ये लेंथ भी कितना होगा आर थीटा, तो टोटल कितना लेंथ हो जाएगा 2r थीटा। ये हुआ ना। रही बात कि कितना टाइम स्पेंड करेगा, अब टाइम स्पेंड के लिए इसमें हम ये नहीं कह सकते कि टाइम पीरियड का आधा करेगा कि 1/4 करेगा, क्योंकि ये थीटा कुछ दिया नहीं है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो हम टाइम निकाल लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड से भी तो निकाल सकते हो, क्लास 7 में जो पढ़ते हो डिस्टेंस बाय स्पीड से, क्योंकि स्पीड तो इसका कांस्टेंट है ना। तो ये हो जाएगा 2r थीटा डिस्टेंस, और स्पीड कितने से चला है v, बाकी r की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे रख दीजिए mv बाई qv, तो 2m v थीटा, v कट जाएगा डिवाइडेड बाई qv। तो दिस इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन दिस सर्कुलर पाथ, या सर्कुलर आर्क कहेंगे, एक आर्क भर का इसने बनाया। सर जो सेंटर पे दोनों थीटा बना वो सेम है? हाँ सेम होगा ना, क्योंकि ऊपर वाला भी सेम होगा, जितने सिमेट्री से जितने एंगल से ये आया है ना उतने एंगल ये बाउंड्री से बनाते हुए निकल जाएगा, जितने एंगल पे आया ना उतने एंगल पे निकल जाएगा। तो अगर ऊपर थीटा हो गया तो यहाँ पर ऐसे लाइन काट दो, बगल वाला 90 माइनस थीटा, तो यहाँ वाला फिर से थीटा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अलग अलग क्यों होगा, कभी भी ऐसे आर्क कट करोगे तो ऊपर और नीचे सिमेट्रिक होगा ना, यहाँ पे भी वही चीज होगा, ऐसे दिखा सकते हो, ऊपर वाला ये थीटा नीचे वाला भी थीटा, सेम चीज है। तो पिछले केस का ही ये दूसरा फॉर्म है, पिछले केस सिंपल था क्योंकि वेलोसिटी बाउंड्री के परपेंडिकुलर था, तो ये सेमी सर्कल बना करके आराम से निकला था, ठीक है ना, यही सवाल है, सेमी सर्कल बनाया था। लेकिन अगर हमने टेढ़ा दे दिया तो सेमी सर्कल बनाने का मौका ही नहीं मिला इसको, तो ये एक सर्कुलर आर्क बना के निकला। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि एक बीच में एक ऐसा इलाका है जहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इनटू दी बोर्ड है, ठीक है। इस लाइन के लेफ्ट साइड और इस लाइन के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सिर्फ इतने से ही इलाके में है। इस इलाके की जो चौड़ाई है या विड्थ है वो d दिया हुआ है। अब ये दे करके आपको बोला गया कि नीचे में एक चार्ज को हम लोग इसमें थ्रो कर रहे हैं, तो थ्रो करने में कोई दिक्कत नहीं है, थ्रो करो। थ्रो करने के बाद ये देखो बाउंड्री से 90 डिग्री बना रहा है, तो कायदे से इसको सेमी सर्कल बना करके बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए सेमी सर्कल बनाने के लिए इसको इतना जगह भी मिलना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि इसमें कह दिया जाए कि जो डी है वो लेस देन mv बाई क्यूबी है। mv बाई क्यूबी रेडियस होता है, रेडियस से अगर कम दूरी है तो ये इसमें डेविएट होकर के निकल नहीं पाएगा, क्योंकि जब डेविएट होने जाता है चार्ज इसमें से, पिछले केस में जो हमने देखा, जब चार्ज को यहाँ से थ्रो करते हो तो ये सेमी सर्कल बनाता है ना, तो वो सेमी सर्कल बनता है आपका, वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो सेमी सर्कल में ये दूरी जो होता है ये दूरी रेडियस होता है, तो भाई चार्ज को मूव करने के लिए इतना जगह चाहिए ना कम से कम, तो आपका जो दूसरा वाला बाउंड्री है, दूसरा वाला बाउंड्री वो इस आर से आगे होना चाहिए, तब ना इसको मौका मिलेगा घूमने का। अगर ये बाउंड्री आर से पहले ही रह गया तब क्या होगा कि यहाँ तक आने के बाद इस रेड बाउंड्री को पार करके जब ये बाहर निकलेगा और इधर में फील्ड नहीं है, तो क्या ये घूम के थोड़े ऐसे सीधे आएगा, उसके बाद तो ये यहाँ से निकलेगा, तो निकलने के बाद बोलेगा अब हम भाग रहे हैं, क्यों, सीधा भाग जाएगा, ये ऐसे सीधा भाग जाएगा क्योंकि फील्ड ही नहीं है, तो मात्र इतना सा ही तो चला। तो हमने ये जो दूरी दी है दोनों के बीच में वो mv बाई क्यूबी से कम है, क्योंकि रेडियस ही ना होता है इसका mv बाई क्यूबी,
तो हमने दो दीवारों के बीच में एक तरीके से इस चार्ज को थ्रो कर दिया, तो इसको पूरा सर्किल बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके फलस्वरूप ये क्या करेगा, थोड़ा दूर तक तो इसके अंदर चलेगा और उसके बाद ये निकल के भाग जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि इसका सर्कुलर पाथ के लिए जो इसको लेंथ चाहिए था वो ज्यादा चाहिए था, इतना बड़ा चाहिए था, मान लीजिए दे दिया जाए, इतना बड़ा उसको लेंथ चाहिए था, ठीक है, ऐसे जैसा उसका वेलोसिटी है, तो यहाँ तक तो आ जाएगा इस बाउंड्री तक, लेकिन इस बाउंड्री को जैसे ही पार करेगा चार्ज का क्या रहे, इधर तो फील्ड है ही नहीं, जब फील्ड है ही नहीं तो फोर्स लगेगा ही नहीं, तो चार्ज फिर सीधा कैसे भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक चार्ज आने के बाद बोलेगा कि अब हम भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई, सर्किल क्यों नहीं बनाओगे, क्योंकि इधर फील्ड है ही नहीं, फोर्स लगना बंद, यहीं तक फोर्स लगा था, तो एक सर्कल का इसने पार्ट कंप्लीट किया। तो जब कहा जाता है ना डेविएशन, तो चार्ज जा रहा था सीधे, लेकिन अब उस सीधे वाले डायरेक्शन से देखो तो कुछ एंगल बना चुका है, कुछ एंगल बन चुका है ना, इसी को हम लोग डेविएशन कहते हैं। तो ये पहले रफ में बनाया, फिर नहीं ज्वाइन हो रहा है कुछ लोगों का यार, अच्छा कोई बात नहीं, इसलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बनाया ये रफ डायग्राम था, ये समझाने के लिए कि अगर ये रेड वाला जो बाउंड्री है, ये रेड वाला बाउंड्री अगर ये दूर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से सेमी सर्कल बना के निकल जाता, लेकिन अगर रेड वाला बाउंड्री पहले ही खत्म हो जाएगा तो थोड़े दूर तक से एक सर्कुलर आर्क बना करके आपका चार्ज भाग जाएगा। इसको अब हटाते हैं, असली सवाल पे आते हैं, कितना डेविएशन होगा वो कैसे निकाले। तो यहाँ पे देख लो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगता है ना, मतलब V इधर है, तो ये फोर्स क्या करेगा, ऊपर की तरफ सेंटर की तरफ इशारा कर रहा है, सेंटर कहाँ है उसके लिए यहाँ पे भी फोर्स देख लो, यहाँ पे भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों लाइन जाके जहाँ मिलेगा वहीं पे ना सेंटर होगा, यहाँ कहीं होगा सेंटर, यहाँ भी ये फोर्स है। तो डेविएशन निकालना है ये थीटा, तो उसके लिए यहाँ पे अब देख लो, ये अगर थीटा है और इस लाइन को अगर हम ऐसे कंटिन्यू खींच दे, ऊपर वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, ये वाला 90 माइनस ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। फिर से देखो ये थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल 90 माइनस थीटा, अब ये दोनों मिलके फिर से 90 है तो ये एंगल थीटा हो गया। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन कट कर रहा है तो ये थीटा, तो ये थीटा, इसका मतलब सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है वही इसका डेविएशन है, समझे, सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है। और ये एंगल अब निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये दिया है ना कि ये डी है, और ये वाला जो है ब्राउन वाला लाइन ये रेडियस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब ये डी पता है ये रेडियस पता है तो ये थीटा नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, ये 90 डिग्री है, तो डेविएशन के नाम पे हम इसका साइन थीटा निकाल देंगे, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई आर। आर आपका जो होता है वो तो फिक्स है, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, तो इतना हो गया, यही आंसर है, एक लाइन का आंसर है, दिस इज द डेविएशन। बट उसके पीछे की जो सोच है ना वो समझने में टाइम लगता है कि ये पूरा सर्किल या सेमी सर्किल इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मुड़ते 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 अचानक इसकी पार्टी खत्म हो गई, बाउंड्री के पारे निकल गया, दौड़ते दौड़ते बाउंड्री के पार निकल गया और उस पार वाले इलाके में फील्ड नहीं था, तो ये सीधे भाग जाएगा यहाँ से, उसके बाद ये थोड़े वापस आने वाला है, तो सीधे भाग जाएगा ऐसे। अब नेक्स्ट इसी तरह का छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर आपको कह दिया जाए कि ये ऊपर एक बाउंड्री है या छत है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक छत है, नीचे एक सरफेस है, इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और वो इनवर्ट है, यहां से एक चार्ज को थ्रो किया गया, वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या लिख दें, E, M, तो कुछ वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया और इन दोनों ऊपर और नीचे वाला जो सरफेस है इनके बीच का कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस D दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको थ्रो करोगे, कोई
अलग फील्ड नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं है। तो ये नहीं कि ये ऊपर जाके नीचे गिरेगा, नो ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये चार्ज स्ट्रेट लाइन में से जाता और ऊपर की दीवार में जाके टकरा जाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, v इज परपेंडिकुलर टू b। तो ऐसे केस में पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा कि सर्कुलर मोशन में? सर्कुलर में। सर्कुलर मोशन करेगा। मतलब ऊपर जाते समय ये सीधा नहीं जाएगा, ये मुड़ेगा। तो पूछा गया है फाइंड मिनिमम v फॉर which electron will hit the upper surface। मिनिमम कितना स्पीड दे ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर वाले सरफेस को हिट कर दे, क्योंकि अगर बी नहीं था तब तो अच्छी बात थी, तब तो ये सीधे जाता और जाके यहाँ से टकरा जाता। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। बताओ इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? बी ऊपर है, बी इनवर्ड है, बी क्रॉस बी किधर आ रहा है? राइट साइड से। माइनस एस एक्स बी ऊपर है और बी इनवर्ड है ना, तो बी क्रॉस बी आपका इधर आएगा, ठीक है। लेकिन इस पे जो फोर्स लगेगा वो बी क्रॉस बी के उल्टा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है माइनस ई, तो बी ऊपर है, बी क्रॉस बी इधर आएगा, नो डाउट, क्योंकि बी किधर है, बी आपका इनवर्ड है, इसे दिखा देते हैं। तो बी क्रॉस बी करोगे तो इधर आएगा, लेकिन इस पे फोर्स इधर लगेगा। फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, इसका मतलब है कि ये चार्ज ऐसे चल के ऐसे डेविएट हो जाएगा कि नहीं, और ऐसे डेविएट होके निकलेगा। तो हम चाहते हैं कि इतना मिनिमम वी दे के ऊपर टकरा जाए, क्योंकि अगर कम स्पीड दोगे इस पे, मान लीजिए कम स्पीड देंगे तो ये छोटा सर्कल बनाएगा और ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा ना। और ज्यादा स्पीड दोगे तो और बड़ा सर्कल बना करके ऐसे निकल जाएगा। आपको ऐसा स्पीड देना है कि ये इसको जाके हिट कर सके मिनिमम। तो इसके लिए बताओ आपको क्या सोच रहा है, दिमाग में आ रहा है कि ऐसा स्पीड देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी इसके रेडियस के बराबर हो जाए। ये रेडियस ही होगा ना ये चीज। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? छत को छू लेना है उसको, तो छत को हिट करना है या टच कर देना है, इसके लिए कम से कम इतना स्पीड दो कि ये जो डी है वो इसके रेडियस के बराबर हो जाए। अगर डी रेडियस के बराबर हो गया इसका मतलब छत को छू करके ही आएगा, छू करके आया हिट करके आया, एक ही बात है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? अब तो एक लाइन का सॉल्यूशन हो गया, डी क्यू बी बाई एम, आर इज इक्वल टू डी कर देंगे। आर होता है आपका एम बी बाई 2b इक्वल टू डी, तो यहाँ से v आ जाएगा क्यू बी डी बाई एम। हो गया, बस यही आंसर है। छोटा सा एक लाइन का ये सब सवाल है, बस ये सब कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। क्लियर? यस सर। ये आज की क्लास में यहीं तक रहेगा अभी आपका, और बाकी का अगले क्लास में कराएंगे।